जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान में 5 बड़े प्रांत थे, जिसमें से एक प्रांत ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वो 1971 में अलग हो गया था पाकिस्तान से। आसिम मुनीर, उनको बहुत ज़्यादा पावर दिए जा चुके हैं। तो अब उनकी नीतियों के हिसाब से, सेना की देश में पकड़ बनाने के हिसाब से ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। इससे जो राजनीतिक व्यवस्था है पाकिस्तान में, जो बची खुची है, जो थोड़ी बहुत बची है लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था, वो बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा और बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के होंगे 12 टुकड़े। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान के जो संचार मंत्री हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 12 नए प्रांत बनाए जाएंगे, जो कि वर्तमान 4 प्रांतों में से निकालकर 3-3 की संख्या में और बनाए जाएंगे। तो इस तरह से 12 नए प्रांत बनाने की घोषणा उनके द्वारा की गई है और इसका प्रस्ताव भी वो लाने वाले हैं, इस तरह की बात की गई। तो देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान में 5 बड़े प्रांत थे, जिसमें से एक प्रांत ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वो 1971 में अलग हो गया था पाकिस्तान से। और इसके बाद वर्तमान में पाकिस्तान में 4 बड़े प्रांत हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑटोनॉमस एरिया है। तो 4 बड़े जो प्रांत हैं वो हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो प्रस्तावित 3-3, देखिए इस प्रस्ताव में कहीं 3-3, हर प्रांत से 3 नए प्रांत बनाने की बात कही गई है, कहीं 4, कहीं 2, तो वो समझ लेते हैं। तो जो प्रस्तावित नए राज्य बनने की बात कही गई है पाकिस्तान में, वो पंजाब से कही गई है, सेंट्रल पंजाब, नदर्न पंजाब, साउथ पंजाब और एक वेस्टर्न पंजाब को बनाने की बात की गई, यानी लगभग 4 प्रांत बनेंगे पंजाब को तोड़कर। फिर सिंध में अर्बन सिंध और रूरल सिंध और नॉर्थ सिंध नाम के 3 प्रांत बन सकते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान में कोस्टल बलूचिस्तान और सेंट्रल या नदर्न बलूचिस्तान बनाया जा सकता है। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा है KPK, उसमें नदर्न KPK और साउथ KPK प्रांत बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 12 प्रांत बनाए जाने की घोषणा की गई। अब हम समझते हैं कि नए प्रांतों को बनाने का कारण क्या दे रही है पाकिस्तान सरकार। तो देखिए, इसको जो प्रमुख रूप से कारण दिया गया है, वो दिया जा रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। इसके अलावा नए प्रांत बनाने के कारण में जो दिया गया है कि बेहतर प्रशासन और गवर्नेंस करने में आसानी होती है, छोटे प्रांतों में लोक सेवा प्रदान करने में आसानी होगी, विविधता, सामाजिक और भाषाई क्षेत्रीय पहचान को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, विकास और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो सकेगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संतुलन बनाना आसान होगा, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद कम होंगे। ये तो कारण दिए हैं पाकिस्तान सरकार ने नए प्रांत बनाने के पीछे, यानी ये तर्क दिए। लेकिन विशेषज्ञ जो वास्तविक कारण बता रहे हैं वो क्या है, उनको देखते हैं। तो वास्तविक कारण बताया जा रहा है कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण करने के लिए किए जा रहे हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हो चुका है। उसके बाद जो उनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको बहुत ज़्यादा पावर दिए जा चुके हैं। तो अब उनकी नीतियों के हिसाब से, सेना की देश में पकड़ बनाने के हिसाब से ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान के ऐसे प्रांत हैं जिनमें बलूचिस्तान है, सिंध है, KPK है, जिनमें आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को कुचलना आसान होगा छोटे प्रांत बनने के बाद। इसी तरह से जाति और भाषाई आधार पर उनका विभाजन करके उन पे कंट्रोल करना आसान होगा। छोटे प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें सेना, पुलिस और प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। तो ये सब किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको मिलेगा? तो नेचुरल है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा
जो सेना है यानी आसिफ मुनीर हैं, इनको ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सेना छोटे प्रांतों में अपना नियंत्रण आसानी से कर पाएगी। जातीय विभाजन करने के बाद उनको इजी होगा कंट्रोल करना वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुनीर CDF बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसके बाद सेना का प्रशासन में जो अभी इनडायरेक्ट कंट्रोल था, अब डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, तो वो उसके अनुसार ही इस नीति को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या है, कंट्रोल होगा तो सेना को लोगों को पकड़ने, उन्हें गायब करने, अत्याचार करने में आसानी भी हो जाएगी। और इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य ऐसा लग रहा है कि एक हाइब्रिड प्रशासन जो कि सेना आधारित होगा वो बनाना है। हाइब्रिड प्रशासन ऐसे कि देखने में तो वो प्रशासन लगेगा राजनीतिक, लेकिन टेक्निकली वो सेना के आधार पे होगा, प्रशासन और रक्षा दोनों ही। तो सेना के ही नियंत्रण में इनडायरेक्टली वो पूरा क्षेत्र रहेगा। तो इस तरह से बनेगा। अब इससे क्या खतरे हो सकते हैं, क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान में? तो इससे जो राजनीतिक व्यवस्था है पाकिस्तान में, जो बची खुची है, जो थोड़ी बहुत बची है लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था, वो बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा और बढ़ेगा। उनकी पाकिस्तान की एकता भी कमज़ोर होगी भाषाई और जातीय आधार पर। पाकिस्तान की स्थिरता को खतरा होगा, समरसता को खतरा होगा। पाकिस्तान में क्षेत्रीय भाषाई और के आधार पर जो नए आंदोलन हैं वो भी शुरू हो सकते हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि हालांकि इस प्रस्ताव के आने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है, तो ये निश्चित जान के मानिए कि जैसे जैसे ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और हो सकता है कि एक गृह युद्ध की तरफ भी पाकिस्तान बढ़ जाए। साथ में पाकिस्तानी सेना सरकार एक आग से खेलने का काम कर रही है क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, POK में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये प्रस्ताव आग में घी का काम करे और ये आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ जाए। धन्यवाद।